हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करेंगे। तो पहले ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, और फिर उसके नामकरण को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें क्या लगता है ओइक अम्ल। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं किसे, तो क्या लिखेंगे, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, क्या कहलाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे, परिभाषा डेफिनेशन के रूप में आप क्या लिख सकते हो, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कौन समूह, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या समूह कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या समूह कौन सा होता है, बताओ, याद करो। सबसे पहला सदस्य होता है अपने वरीयता श्रेणी के अंदर COH उपस्थित हो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। तो अगर मान लो कोई कार्बनिक यौगिक दूं मैं, उस कार्बनिक यौगिक के अंदर मान लो कौन सा ग्रुप उपस्थित है, आपके COH समूह उपस्थित है, तो अपन उसे क्या कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कहेंगे। अब देखो, तो यौगिक डेफिनेशन आपके, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित हो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब यह हम इसे और क्या कह सकते हैं कि एल्केन के, कोई एल्केन है, उस एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या एक या अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कार्बोक्सिलिक समूह से हो जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। तो जैसे अपन मान लो एल्केन लेते हैं, देखो जैसे देखो एल्केन के आपका मान लो CH3 ये एल्केन है। अब इसके एक हाइड्रोजन का, यानी क्या करूं मैं, इस CH3 है, इसी जगह CH2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, CH2, और इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे हो गया, आपके COH समूह से। तो ये क्या कहलाया, आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाया। यानी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह से हो जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। पहले क्या था, पहले CH3 क्या था, एथेन, क्या था, एथेन। अब ये क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल, क्या बन गया, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हुई आपके किसकी परिभाषा हुई है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। जैसे एक उदाहरण, जैसे देखो ये आपका CH4 है, इसका नाम क्या है, मेथेन, क्या नाम है इसका, मेथेन। अब मैं क्या करूं, इस मेथेन के जो 4 हाइड्रोजन है उसी जगह क्या कर दूं मैं, 3 हाइड्रोजन कर दूं, यानी 1 हाइड्रोजन कम कर दूं, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आकर जुड़ जाए, बोलो, COH समूह। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल। कार्बन बढ़ गया ना, तो इसका नाम हो जाएगा, एल्केन से बन गया आपके एथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया इसका, एथेनोइक अम्ल। ये भी बेटा संरचना इसकी, ठीक है। तो ये हुआ आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को COH समूह या कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो, तो इसका है आपका सामान्य सूत्र, कॉमन फॉर्मूला, सामान्य सूत्र। तो देखो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जैसे मान लो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या याद है आपको, बताओ, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, होता नहीं होता है।
तो उसी के अंदर आपने क्या देखा अभी, एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह से प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है, आपके कार्बोक्सिलिक समूह से प्रतिस्थापित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो वही होगा कि एल्केन का सूत्र लिखो, उस एल्केन के सूत्र में अपन क्या करते हैं, एक जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। यानी अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं CnH2n+1, भाई +2 होता तो एल्केन का होता। अब अपन क्या करते हैं, देखो क्या कहा मैंने, एक हाइड्रोजन को हटाओ, यानी क्या करता हूं, एक हाइड्रोजन कम कर दो और यहाँ आके वापस कौन समूह जोड़ दिया हमने, COH समूह। तो कैसा समूह हो गया ये ये क्या हो गया आपके, इसका सामान्य सूत्र, इसका आपके लिए सामान्य सूत्र हो गया। अब देखो इसी प्रकार इसका सामान्य सूत्र एक और ले सकते हैं अपन, कौन सा, कि इसके अंदर अपन क्या करें कि केवल हाइड्रोजन है इसको बढ़ा दें, ये H इसको अंदर ले लें और ऑक्सीजन को O2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका एक सामान्य सूत्र क्या देगा, बताओ क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन जो है इसको आप हटा करके ऑक्सीजन को दुगुना करके भी आप इसको लिख सकते हो। तो सामान्य सूत्र क्या था इसका, CnH2n और O2। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं अपन इसका, या CnH2nO2 इस रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इससे हम जैसे मान लो आपके पास कार्बन 3 है, ऊपर देखो कितने कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 3 दूनी 6, देखो 3 2 5 और 1 6, ऑक्सीजन कितनी होगी 2, कार्बन 3 रखा अपन ने तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ कार्बन की संख्या को आप थोड़ा चेंज करके लिखोगे क्योंकि एक कार्बन जुड़ेगा आपके पास, तो 2, तो अगर मान लो कार्बन 2 है, देखो 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, देखो अगर कार्बन 2 है इस फॉर्मूले से अगर अपन लेवे तो कार्बन 2, ऊपर देखो 2 ग्रीन वाले 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, तो n का मान 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 5, देखो 3 2 5, ये फॉर्मूला यहाँ बन गया और ये पूरा समूह यहाँ पाया गया। आया समझ में। अगर मान लो अपन 4 वाला समूह ले, जैसे मान लो इसी से समझते हैं, जैसे जैसे मान लो अपन ने लिया C4 का उदाहरण, किसका उदाहरण लिया बेटा, C4, n बराबर 4 है, तो क्या फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मूला होगा आपके C4H8 हो जाएगा O2। अब इसका फॉर्मूला बना दो कैसे, देखो CH3 CH2 या एक कार्बन यहाँ कम कर दे, इसको मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ले लूंगा डायरेक्ट ही, और क्या देगा आपके, अब देखो काउंट करो, कार्बन 4 है क्या, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन 4 है क्या, देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और हाइड्रोजन 8, देखो 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन कितनी है 2, सही है। अगर मान लीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला अगर लगाऊं मैं कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो क्या होगा इसमें, देखो यहाँ n की मान 3 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 3, क्योंकि ये COH समूह है 3, तो 3 दूनी 6 1 7, अगर मान लो n बराबर 3 है इसके लिए, n बराबर 3 तो 3 कार्बन और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7, देखो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 2 7, ये बन गया और ये COH है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला चलते हैं, या तो CnH2n+CnH2nO या अपन ने एल्केन के सूत्र से बताया वो फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, पर यहाँ एक कार्बन कम रखना पड़ेगा क्योंकि ये COH समूह पूरा है। ठीक है, तो अपन साधारणतः सरल तरीके से ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना, इससे आप आसानी से क्या बना सकते हो, सामान्य सूत्र से कोई भी अणुसूत्र का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क दे दूं, अगर मान लो मैं होमवर्क दूं आपको कि C बराबर 5 n बराबर 5 है आपके पास, क्या है होमवर्क में आपके n इक्वल टू 5 हो तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना सूत्र बनाइए।
ठीक है, आप इसका करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना इसकी। तो देखो ये तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की परिभाषा और यहाँ पर आपके सामान्य सूत्र को यहाँ पर बताया गया है। अब हम लेते हैं इस कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना सूत्र को देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह क्या है आपका, COH समूह। तो क्या हेडिंग हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है इसकी संरचना कैसी है, देखो बताओ। तो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसकी संरचना बता सकते हो आप, कई बार अणुसूत्रों के अंदर आपने लिखा होगा इसके लिए। तो क्या संरचना होती है इसकी, बताओ। इसकी संरचना होती है आपके C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर 2 लॉन पेयर और इसके ऊपर H। तो यहां आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर एक तो जैसे अपन ने अभी इससे पहले पढ़ा एल्डेहाइड कीटोन, तो इसमें एक तो कार्बोनिल समूह है और एक क्या है, एल्कोहलिक समूह। देखो एक अपन को, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर कि ये जो समूह है, ये जो समूह है वो क्या समूह आपके, कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोनिल समूह है। और ये जो समूह है पीछे ये एल्कोहलिक समूह के रूप में दिख रहा है, दिख रहा नहीं रहेगा। ये कैसा समूह है, ये तो ये दिख रहा है आपको कार्बोनिल के समूह, कैसे, कार्बोनिल समूह। और ये क्या आपका अल्कोहलिक अल्कोहलिक समूह। परंतु ये जो है न तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया देता है न एल्कोहलिक समूह अभिक्रिया, खुद की विशिष्ट समूह की अभिक्रिया देता है। क्या लिखेंगे, यहां कार्बोक्सिलिक समूह की स्वयं की विशिष्ट प्रकृति होती है, विशिष्ट प्रकृति होती है। अतः यह कार्बोक्सिलिक समूह की विशिष्ट अभिक्रियाएं देता है, कि विशिष्ट अभिक्रियाएं देता है। आया समझ में, कैसा नहीं केवल कि कार्बोनिल समूह और ये एल्कोहलिक समूह की अभिक्रिया देता है। तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, ये कोई इस विशिष्ट समूह नहीं है। तो ये ध्यान रखना, केवल इसके अंदर लिखने के लिए लिख लेंगे। इसके अंदर एक तो एल्कोहलिक समूह होता है और एक समूह होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसके अंदर, ठीक है। केवल समझाने के लिए आपको यहाँ बताया गया है। आगे समझ में बात आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो कौन कौन समूह होता है इसके अंदर, पहला तो एल्कोहलिक समूह होता है और इसको भी अपन इधर लिख देते हैं। कौन समूह होगा आपका, सेकंड कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोनिल करना है, कार्बोनिल समूह।
2 समूह इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एल्कोहलिक हो गया, कार्बोनिल समूह हो गया, और ये इसकी विशिष्ट ज्यामितीय संरचना होगी। ये संरचना है आपके कार्बोक्सिलिक समूह की। ठीक है, तो एल्कोहलिक और कार्बोनिल समूह से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, खुद की विशिष्ट अभिक्रियाएं देता। तो ये वो इसकी संरचना। ठीक है, तो अपन ने परिभाषा देखी, सामान्य सूत्र देखा और इसकी संरचना को देखा। अब हम देखते हैं इसका नामकरण। क्या पढ़ते हैं इसका नामकरण। तो अगला हेडिंग क्या जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक समूह का नामकरण या कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण। हेडिंग लगाओ, क्या लगाओगे, कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। ठीक है, तो कौन कौन से इसके अंदर यौगिक आते हैं इनको हम देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह इसके अंदर पाया जाएगा, तो इसकी कितनी विधियां हैं, इसकी 2 विधियां आपके पास। कितनी विधियां होगी, 2 विधियां। तो देखो कौन कौन सी विधि है, इनको भी अपन देखते हैं। पढ़ा होगा आपने 11th के अंदर, कौन सी, एक तो होती है आपके पास में रूढ़ पद्धति, और एक पद्धति कौन सी है, आईयूपीएसी पद्धति। तो शुरू करते हैं अपन। पहली पद्धति कौन सी है आपके, रूढ़ पद्धति। तो देखो इस पद्धति में क्या करते हैं, प्राप्ति स्रोत के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को नाम देते हैं। तो डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम दिए जाते हैं। इसके आधार पर प्राप्ति जो स्रोत है के आधार पर नाम दिया जाता है। अब देखो कैसे, इसका उदाहरण लेते हैं अपन, एक एक नाम लेंगे। देखो बेटा, जैसे पहला कई बार पढ़ा होगा आपने, सबसे पहला है इसके अंदर ए के रूप में ले लेते हैं अपन, कौन सा, देखो सबसे अपन लिखते हैं इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल। क्या लिखते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCO, यानी एक ही कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम कहां से है, प्राप्ति स्रोत क्या है इसका, देखो क्या लिखा, प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम दिया जाता है। तो फार्मिका से लिया गया है। क्या से लिया गया है, फार्मिका। तो इसे कहां से प्राप्त किया गया है, लाल चींटी के आसवन से। तो फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त किया गया, आपके लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया। और लाल चींटी जो होती है उसे लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फार्मिका कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहां क्या लिखोगे, लाल चींटी को फॉर्मिका, या लाल चींटी को लैटिन भाषा में लिख दो तो पता चलेगा कैसा भाई। तो लैटिन शब्द है, कैसा शब्द है, लाल चींटी को लैटिन लैंग्वेज जो है, लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मिका कहते हैं। दूसरा देखो,
बी। मान लो अपन ले लें फॉर्मिका, फिर बाद एसिटिक अम्ल, दूसरा क्या था आपके एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल में क्या हो गया, 2 कार्बन हो जाएंगे, यानी देखो CH3COH, है ना। ये कहाँ से प्राप्त होगा, सिरके से प्राप्त। किससे प्राप्त हुआ, सिरका, विनेगर। तो क्या कहेंगे, सिरके से प्राप्त। ठीक है, सिरका का काम आता है जो आपके अचार मुरब्बा जो होता है, यानी बाजार के अंदर जो डिब्बाबंद सामग्री आती है ना, अचार खटाई वाली जो सभी वस्तु होती है, उसके अंदर क्या होता है, खटाई किसके रूप में डाली जाती है, खट्टापन जो होता है एसिटिक एसिड का होता है, यानी एसिटिक एसिड, इसे अपन सिरका कहते हैं, इससे प्राप्त किया जाता है। और सिरके का लैटिन भाषा में नाम क्या है, एसिटम है। तो क्या लिखेंगे, सिरका का या सिरके का लैटिन नाम क्या है, एसिटम। क्या नाम है इसका, एसिटम, इसलिए इसे एसिटिक एसिड कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपके 4 कार्बन वाला आ जाए, तो ध्यान रखना, जब अपने बड़े भोजन होते हैं, बड़े भंडारे होते हैं, वहाँ आपको अगर मान लो कोई मिठाई बनानी है या पनीर बनाना है, तो क्या करेंगे, वहाँ कोई दूध के अंदर दही थोड़ी डाल दें, वहाँ सिरका डालते हैं। सिरका क्या करता है, जल्दी से खट्टा होता है, जैसे थोड़ा सिरका डालेंगे दूध जल्दी से फट जाता है, उससे पनीर है या कोई मिठाइयाँ आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सिरके का उपयोग करते हैं वहाँ पर। तो कहाँ से दही लाए, क्या करें, इतना टाइम नहीं मिलता, जल्दी अगर काम करना है, प्रोसेस को जल्दी लाना है, तो क्या करना पड़ता है, बाजार से लाए सिरका, लगा लिया, थोड़ा डाला, और जल्दी से आपके दही, दूध जो है दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पनीर निकाल लेते हैं उससे, या कई मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। तो हो गया एक तो एसिटम से, एसिटिक अम्ल है। और तीसरा लेते हैं जैसे ब्यूटेरिक अम्ल, क्या लेते हैं, ब्यूटेरिक अम्ल। अब देखो ब्यूटेरिक अम्ल का अर्थ क्या है, कि इसमें कार्बन कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4। जैसे मान लो अपन लिखता है, अगर मान लो फॉर्मूले से लिखे तो क्या बताया मैंने, CnH2nO2, क्या बताया मैंने, तो C4H2n यानी H8O2, या और बता बेटा कैसे लिखूंगे इसको, CH3 CH2 CH2 COH। काउंट कर लो, कार्बन कितने देखो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन देखो 8 होने चाहिए, 3 2 5, 5 3 8, ऑक्सीजन कितनी है, 2। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त होता है, विकृत मक्खन से। मक्खन ओपन क्या कहते हैं, बटर, क्या कहते हैं, बटर। तो किससे प्राप्त होगा ये, विकृत मक्खन, यानी खट्टा पड़ा हुआ जो मक्खन है ना, विकृत। वैसे तो मक्खन बटर अच्छा होता है, ज्यादा टाइम हो जाता है ना मक्खन तो खट्टा लगता है आपको। ठीक है, तो इसे अपन कहते हैं विकृत मक्खन से प्राप्त। और मक्खन या जो विकृत मक्खन या बटर होता है, देखो खट्टा है, ध्यान रखना, अम्ल सभी स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो खट्टे मक्खन से या विकृत मक्खन से आपको क्या प्राप्त होगा, ब्यूटेरिक अम्ल। और इस विकृत मक्खन को हम लैटिन भाषा के अंदर क्या कहते हैं, इसे ब्यूटीरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्यूटीरम। तो क्या लिखेंगे, मक्खन का लैटिन नाम क्या बताया मैंने, ब्यूटेरम है। क्या नाम है इसका, ब्यूटेरम, ब्यूटेरम। ठीक है, तो ये वह ब्यूटेरिक अम्ल। एक और पढ़ते हैं, जैसे एक बीच के अंदर अगर मान लो 3 कार्बन का अपन लगा है, तो प्रोपेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं उसे, प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक का प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक अम्लों के अंदर या स्टेबल अम्लों के रूप में वो प्राप्त होने वाला हम क्या कहलाता है, प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोप शब्द भी कहां से लिया गया, लैटिन भाषा से। प्रोप का अर्थ क्या होता है, प्रारंभिक अम्ल है वो। तो जैसे अपन लिखते हैं ना भाई, प्रारंभिक या निम्नतर सदस्य 1 2 3, तो उसके अंदर तीसरे नंबर पे उसको भी रखा गया है। एक लेते अपन
चौथा लेते हैं, जैसे एक वैलेरिक अम्ल भी लिखते हैं इसके लिए, तो डी है वैलेरिक अम्ल। मतलब वैलेरिक अम्ल में कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। तो 5 होंगे तो अणुसूत्र क्या बनेगा बोलो? C5H10 और O2। तो बड़ा अणुसूत्र इसका। ये सामान्य सूत्र याद कर रहा हूं साथ साथ। तो बताओ क्या सूत्र बनेगा, बोलो कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 और COH। बड़ा नहीं बड़ा? तो काउंट कर लो इसके अंदर, इस पर लिख सकते हो आप इसको। कितने कार्बन है? 5। देखो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 10, 3 2 5, 5 और 4 9 और 1 10। ऑक्सीजन 2। अब इससे ये कहां से प्राप्त होता है? ये वेलेर नाम का पेड़ जो होता है उसके जड़ों से। तो क्या लिखेंगे? वेलेरिन जो है ये वेलेर नाम के पेड़ के जड़ों से प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे? वेलेरिन नामक पादप की जड़ों से प्राप्त। तो प्राप्ति स्रोत का आधार पर अपन क्या करते हैं? उनको रूढ़ पद्धति के अंदर नाम देते हैं। जैसे फॉर्मिका अम्ल किसमें होता है? जैसे लाल चींटियों के अंदर होता है। और कहाँ होता है? मधुमक्खी के अंदर, है ना। मधुमक्खी के अगर हम आपको काट ले तो क्या करते हैं? आपके वहां क्या लगाते हैं? कोलगेट लगाते हैं, चूना लगाते हैं। जैसे लाल चींटी काटती, जैसे लाल चींटी काटने में क्या होता है? आपको जो त्वचा उस पर सूजन आ जाती है, तो सूजन आ जाती है उसके ऊपर क्या लगाते हैं अपन? कोलगेट लगाते हैं या चूना लगाते हैं। कि अम्ल है, अम्ल कोलगेट का कैल्शियम से क्रिया करके, कैल्शियम क्या है? सार। तो अम्ल सार क्रिया करके वो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। कोलगेट में क्या है? सार है। चूने में भी चूना क्या है? सार ही है। तो सार जैसे अम्ल के लगाएंगे तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ हो आपके प्राप्ति स्रोत के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम। अब अगर मान लो इसका एक छोटा वर्गीकरण ले अपन, तो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को वर्गीकृत कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अपन लेंगे IUPAC नामकरण। तो क्या ले सकते हैं? एक छोटा सा पॉइंट बीच में ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल को COH समूह की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। बताओ, जैसे पहला आपके मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा? इनमें एक COH समूह उपस्थित। क्या लिखोगे? क्या होगा? एक COH समूह उपस्थित। एक ही होगा इसके अंदर। जैसे उसका उदाहरण क्या है? वहीं पर लिखा था आपने, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जैसे HCOH या CH3COH, सब में
कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कितनी, एक है। पहला हुआ मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा कौन सा हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसमें क्या लिखेंगे आप बताओ, क्या होगा, क्या लिखोगे, दो, इनमें क्या पाएंगे, दो COH समूह उपस्थित। उपस्थित जैसे बताओ इसका उदाहरण, जैसे CH3COH, CH2COH, ऐसा बन कहते हैं सक्सिनिक अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा, ध्यान रखना, इसका नाम है आपका सक्सिनिक अम्ल। ये सक्सिनिक अम्ल कैसा है, साधारण नाम है, ठीक है। और लास्ट लिख दो, क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने जाएंगे, 3, इसमें लिखोगे 3 COH समूह उपस्थित, ठीक है। तो 3 COH समूह इसके अंदर बता देना आप। अब ये एलिफेटिक जो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो वश्य अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, मुख्यतः वश्य अम्ल। तो इसके अंदर एक नोट और लिख सकते हैं, क्या देगा, एलिफेटिक मोनो या एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दो आप, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्चतर सदस्य, यानी इनकी संख्या ज्यादा हो जाए, के उच्चतर सदस्य, उच्चतर सदस्य क्या होंगे, वश्य अम्ल होते हैं, उच्चतर सदस्य वश्य अम्ल होते हैं, ठीक है। जैसे पामेटिक अम्ल, पाम ऑयल के अंदर पाया जाना होता है। स्टेरिक अम्ल, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे स्टेरिक अम्ल किसमें मरता है, साबुन के अंदर, जैसे पोमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, तो आपने पढ़ा साबुन का क्रियाविधि के अंदर सोडियम स्टीरेट, क्या होता है, सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम स्टीरेट साबुन के अम्ल का अपन फॉर्मूला लिखता है C17H35CO। अगर साबुन है तो Na लगाते हैं, और अगर अपन केवल अम्ल पढ़ रहे हैं अभी, तो स्टीरेट अम्ल का क्या हो जाएगा, H। पढ़ा था अपन ने, 17 ऐसे बनाया था साबुन के मिसेल का निर्माण जब अपन करते हैं तो 17 संरचना होती है इसी, और आगे जाकर के सिरा CO- का होता ही नहीं होता। तो ये मिसेल का निर्माण करता है, ये ऋणात्मक सिरा और ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है साबुन के अंदर, ठीक है। तो ये वो आपके किसके अंदर, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के वर्गीकरण को हमने यहाँ पर देखा। तो हमने पहले अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण जो शुरू किया उसमें रूढ़ पद्धति देखी, जिसमें प्राप्ति स्रोत के आधार पर नाम दिया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखोगे कि हम इसमें जो अनुलग्न लगाता है इक अम्ल लगाते हैं, तो आप यहाँ एक लाइन नोट कर सकते हो कि अनुलग्न क्या लगेगा, इक अम्ल, क्या लिखोगे, अनुलग्न क्या लगोगे,
इक अम्ल, इक अम्ल, देखो छोटी है इक अम्ल, देखो फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ये क्या हो गया ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, और अभी आपने क्या पढ़ा उसके बाद में वेलेरिक अम्ल हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा, है ना। तो यही बात है, इक अम्ल लगता है, क्या लगता है इसके अंदर अनुलग्न इक अम्ल। और ये नामकरण किसके आधार पर देते हैं, ये नामकरण अपन देते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर कि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब उसके बाद अपन ने कुछ छोटा सा वर्गीकरण देगा, कुछ नहीं है कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, क्योंकि अपन अभी जैसे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे ना, उसमें बताऊंगा आपको दो कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण कैसे करते हैं, या मूल श्रृंखला के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, इसलिए बताया गया है। अगर सीधा बात है कि एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अपन क्या कहेंगे उसे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दो है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ज्यादा हो जाए तो पॉली कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे, ठीक है। अब हमारा शुरू होता है कौन सा नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। तो अगली पद्धति लेते हैं अपन आईयूपीएसी नामकरण। तो पहली पद्धति कौन सी पढ़ी आपने, पहली पद्धति थी अपने पास में रूढ़ पद्धति, कौन सी थी रूढ़ पद्धति। अब दूसरी ले रहे हैं कौन सी, आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या है आईयूपीएसी का नाम क्या है, इंटरनेशनल, आगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका जो इसका जो आपके कार्यालय है कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इस पद्धति के अंदर क्या करते हैं, इस पद्धति में अपन अनुलग्न जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे अनुलग्न, है ना, सफिक्स जो लगोगे आप, अनुलग्न क्या लगाया जाएगा आपके ओइक अम्ल, क्या लगोगे ओइक अम्ल। एक कार्बन है तो मेथ, उसके पीछे क्या लगता है ओइक अम्ल। तो इसके जो साधारण रूल्स है वो आपने पढ़ चुके आप, कि सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, फिर क्या करना है, अंकन उस सिरे से करना है जिससे कार्बोक्सिलिक समूह को अंक कम प्राप्त है ना, मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक कम देना है। फिर यदि प्रतिस्थापित समूह की संख्या एक से अधिक हो तो डाई ट्राई का प्रयोग करते हुए नाम लिखना है, और नाम लिखते समय प्रतिस्थापियों, नाम लिखते समय प्रतिस्थापित जो है उनका क्या करना है, प्रतिस्थापित का नाम लिखते समय अल्फाबेट या वर्णमाला क्रम का आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3-4 पॉइंट है, लंबी श्रृंखला का चयन करो, मुख्य क्रियात्मक समूह को अंक कम दो, और प्रतिस्थापित को अंक भी कम देना है, और नाम लिखते समय अल्फाबेट वर्णमाला क्रम का प्रयोग करना है, और यदि प्रतिस्थापित संख्या ज्यादा है, 2 है तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग आपको करना है। तो शुरू करते हैं अपन आईयूपीएसी नामकरण। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, उस सारणी के अंदर अपन साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों को लिखेंगे। तो इसके लिए पहले एक अपन टेबल बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या देगा आपका क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ क्या देगा आपके सूत्र, यानी कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना बना देंगे, सूत्र बना देंगे। फिर आगे क्या देगा आपके कौन सा नाम, साधारण नाम या रूढ़ नाम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जाएगा आईयूपीएसी नाम, कौन सा नाम, आईयूपीएसी नाम। तो देखो अलग अलग अपन पहले संरचनाएं बनाते हैं, इसको एक टेबल के रूप में इसका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखो
सबसे पहले अपन कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद अपन इनका नाम लेना शुरू करेंगे। पहला जो आपका है जैसे H इसको इस बार लिखा जाएगा, ध्यान रखना। और अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आपको किताब में डायरेक्ट ऐसा लिखा मिल सकता है, सिंपल। अब देखो इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ कितना कार्बन है? एक। यहाँ पूरा बता दिया संरचना के रूप में, लॉन पेयर सहित बता दिया आपको, ठीक है। तो एक कार्बन का रूट नाम क्या बताया मैंने? फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम बताया रूट नाम इसका आपने? फॉर्मिक अम्ल। फिर दो कार्बन वाले का अपन ने रूट नाम क्या बताया था? एसिटिक अम्ल, सिरके से प्राप्त है। तो रूट नाम में क्या अनुलग्न लगता है? इक अम्ल, ई छोटा है ना, तो क्या नाम लगता है इसे? एसिटिक अम्ल, जो सिरके में पाया जाता है, विनेगर के अंदर। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेनोइक अम्ल या प्रोपियोनिक अम्ल। क्या होगा इसका नाम? प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेरिक अम्ल। यहाँ कितने कार्बन कर दिया हमने? 5 है। यहाँ पर देखो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आप लिखोगे वैलेरिक अम्ल। क्या लिखोगे? वैलेरिक अम्ल। या इसकी संरचना को बढ़ा दो, यहाँ एक कार्बन कम कर देते हैं अपन। यहाँ CH3। तो 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे इसका? ब्यूटेरिक अम्ल। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेरिक अम्ल। और नीचे जो कार्बन है इसमें कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं अपन एक और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका नाम क्या हो जाएगा? वैलेरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पहले आपको वैलेरिन नाम पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, इसलिए इसे अपन क्या लिखते हैं? वैलेरिक अम्ल। अब देखो, यदि कोई प्रतिस्थापी समूह वाला यौगिक आ जाए, कैसा जाए आपके? प्रतिस्थापी समूह वाला यौगिक, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, देखो जैसे CH3 CH, और यहां आपके कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे सरल रूप में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो साधारण नाम में आपको अल्फा बीटा गामा की प्रतिस्थापी समूह की स्थिति को दर्शाना है। यानी इसमें क्या होगा? देखो जैसे ये मूल श्रृंखला है या मूल क्रियात्मक समूह है, तो उसके पास वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। ये कौन सा आपका? गामा। आगे आएगा तो डेल्टा, तो इसका नाम होता है बीटा ब्रोमो। क्या लिखेंगे? बीटा ब्रोमो। और 4 कार्बन को ब्यूटेरिक अम्ल। तो क्या नाम लिखेंगे इसे? क्या नाम हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटेरिक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। बनाओ संरचना को।
नोट कर लो साधन नामों को भी आप। इसमें अंकन आपने किया 1 2 3 और 4। अब अपन लेते हैं इसका आईयूपीएसी नाम। क्या लेंगे अब? आईयूपीएसी नाम। तो आईयूपीएसी नाम में क्या रखना है आपको? ओइक अम्ल। आईयूपीएसी नाम में अनुलग्न क्या लगता है? अभी देखा था हमने, आईयूपीएसी नाम जब अपन लिखते हैं तो क्या अनुलग्न लगाना आपको? ओइक अम्ल लगाना। तो इसमें कार्बन की संख्या को गिनती के रूप में लगाना। जैसे एक कार्बन को मेथ, दो को एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये अंक चलाना आपको, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है? अब आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं अपन, देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2, इसमें 3, 4, इसमें कितने हैं? 5, और आगे बताएंगे अभी आगे। तो पहले का नाम क्या होगा आईयूपीएसी नाम? पहले का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा आपके एक कार्बन को मेथ और लग्न क्या लगेगा? ओइक अम्ल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथेनोइक अम्ल। इसका क्या नाम हो जाएगा? दो कार्बन को एथेनोइक अम्ल। और इसका कितना है? 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक अम्ल। और अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। और यदि 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर, तो साधारण नाम में तो आप अल्फा बीटा गामा पोजीशन दोगे, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में अल्फा बीटा गामा पोजीशन नहीं देकर के आपको अंक ही देना है आपको। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? जब हम अगर आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो इसको दोगे 1 नंबर, 2, 3 और 4। तो क्या देगा? 3 ब्रोमो। क्या देगा? 3 पर कौन जुड़ा? ब्रोमो। 3 ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और ओइक अम्ल। तो क्या नाम है इसका? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये हुए इनके साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम। अब हम क्या करते हैं, जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके भी नामकरण देखते हैं, यानी उनके संरचना सूत्र लेंगे और फिर उनके नामकरण को देखते हैं। तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं अपन इसकी। वही चलेगा आपका यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ सूत्र, और यहाँ कौन सा नाम जाएगा आपका? रूढ़ या सामान्य नाम, और यहाँ पर आईयूपीएसी। अब देखो तो देखो सबसे पहले जैसे आपने पीछे जो है 6 तो हो गया, 7वां लेते हैं जिसमें 2 आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जैसे इसके अंदर आपके 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला देखो बढ़ाते जाएंगे इसके, तो बीच में कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा, एक बीच में CH2 COH है।
2 इसमें 1, इसमें 2 और देखो तीन कर दिया अपन ने इसमें। फिर अगले में देखो ये 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके बीच में मैंने कितने कर दिया CH2, ये 4 कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये आपके अलग अलग ऐसे ऐसे समूह जुड़ते जाएंगे, बढ़ते गए। ये तो 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और एक और संरचना बनाते अपन, अब देखो जैसे ये समूह आपके पास, अब इनके नाम क्या हो गए? तो एक इसके आप ट्रिक्स याद रखना, ओम्सगा। क्या याद रखोगे? ओ मशगा। क्या है आपको? ओ मशगा। ओ का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल। ओ का मतलब क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। और एम का अर्थ क्या है? मेलोनिक अम्ल। एस का अर्थ क्या है? सक्सिनिक अम्ल। जी का अर्थ क्या है? ग्लूटामिक अम्ल। ए का अर्थ क्या है? एडिपिक अम्ल। ठीक है, तो ओ जो है जीरो यानी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक भी 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में एक भी कार्बन नहीं होगा। ओ यानी 0 है। और फिर इसके अंदर क्या होगा? 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों के मध्य एक कार्बन आएगा, इसमें 2 आएंगे, 2 और इसमें क्या जाएंगे? 3 आगे देखो 3 और इसमें 4। तो इससे अपन कैसे याद करते हैं? ओम्सगा साधारण नाम के अंदर ओ एन ए ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल और एडिपिक अम्ल। तो पहले का साधारण नाम क्या होगा? इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसमें एक आ गया तो इसका नाम क्या बताया मैंने? मेलोनिक अम्ल। इसका नाम क्या है? मेलोनिक अम्ल। और जब 2 आगे बीच में, तो 2 आगे तो क्या लिखेंगे इसे? सक्सिनिक अम्ल। क्या लिखेंगे इसे? सक्सिनिक अम्ल। पीछे क्या लग रहा है? इक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। और 3 आगे तो क्या लिखते हैं? जी यानी ग्लूटामिक अम्ल। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटामिक अम्ल। और ए का मतलब क्या है? 4 आगे इसके अंदर एडिपिक अम्ल, जो नायलॉन 6 बनाने के अंदर काम आता है। नायलॉन 6 क्यों कहते हैं उसके? तो जो एक ये जो सदस्य होता है इसमें 6 कार्बन देखो, और एक होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। नायलॉन 6 जो है, तो मैंने क्या बोला? 6 यानी जो 2 सदस्य होंगे, एकलक होंगे, उसके एक एकलक में 6 है, इसी बात दूसरे एकलक में भी कितने कार्बन होंगे? 6, इसलिए उसका नाम दिया गया 6। 2 बार बोलना पड़ता है। यहाँ कितने कार्बन दिख रहा है आपको? 6। उसका नाम क्या है? एडिपिक अम्ल। जो किसमें पाया जाएगा? नायलॉन 6 की एक एकलक है ये, जैसे अपन कहते हैं एडिपिक अम्ल। क्या कहते हैं इसे? एडिपिक अम्ल। अब इसको छोड़ दो। अब देखो तो समझ आ गया आपको? तो ट्रिक्स के रूप में आप आगे लिख सकते हो इसको, ओम्सगा यानी ओ यानी ऑक्जेलिक अम्ल, एम यानी मेलोनिक अम्ल, एस मतलब सक्सिनिक अम्ल, जी यानी ग्लूटामिक और ए यानी एडिपिक। ओ के अंदर 0 का मतलब क्या है? कि इसके बीच में एक भी कार्बन नहीं है। और इसके अंदर देखो मेलोनिक में 1 आ गया, सक्सिनिक के मध्य कितने आ गए? 2 कार्बन, इसके मध्य 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। इस पर इसको आप याद रखना। अब देखो इसके अपन लेते हैं आईयूपीएसी नाम। क्या लेते हैं? आईयूपीएसी नाम। अब आप संरचना 7 और 12 को देखो। 7 नंबर जो सर्कल है
उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है कार्बन की श्रृंखला के अंदर आ रहा है, कार्बन की श्रृंखला के अंदर आ रहा है। तो अगर मान लो अपन इसका अंकन करें, क्या करें अंकन, तो उसको 1 और 2 देंगे, देंगे, इसको क्या देंगे 1 2 3 देंगे। अब 12वां नंबर जो आपके अणु है उसके अंदर इसको 1 2 3 4 5 दूं, तो इसको क्यों नहीं दूंगा, तो लड़ाई हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इस प्रकार के जो समूह होते हैं इनमें हम कार्बोक्सिलिक समूह को अंक नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो पहले अपन इनको हल करते हैं। तो 1 व 2 पर कौन है, कार्बन है, और कार्बन श्रृंखला के अंदर आ रहे हैं, यहां श्रृंखला के अंदर नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो 2 हो गए, तो 2 के लिए अपन क्या लिखते हैं, एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और 1 2, 1 और 2 पर कौन जुड़ा, COH, एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। क्या नाम हो गया इसका, एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। इसी बात देखो यहां कितने कार्बन है, 3, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन, प्रोपेन। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब प्रोपेन में कहां जुड़ा हुआ है, 1 और 3 पर, तो क्या जाएगा इसका 1 3 ट्राई ओइक अम्ल। ठीक है। अब इसमें अगर मान लो अपन अंकन करे, चाहे लेफ्ट से करो राइट से करो, एक ही बात हो, तो 1 2 3 4 कार्बन हो जाएंगे इसके अंदर। तो 4 कार्बन को लेकर अपन क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। और ये 1 नंबर है, ये 2 3 और ये 4, तो क्या लिखेंगे इसे, बोलो क्या लिखोगे इसे, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक अम्ल, यही होगा। इसमें देखो कितने कार्बन है, 5, 1 नंबर ये हो गया, और 2 3 4, और ये कौन सा हो जाएगा आपका 5वां नंबर, होगा नहीं होगा। तो अपन इसे क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलो पेंटेन। और पेंटेन में 1 और 5 कार्बन, लास्ट कार्बन पर पेंटेन 1 5 डाई ओइक अम्ल। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, तो इसको आप 5 हो, इसमें कितने जाएंगे आपके, ये पहला नंबर है और ये छठा नंबर है, 2 3 4, देखो 2 3 4 5, छठा नंबर ही आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 6 कार्बन होने के कारण हेक्सेन। क्या नाम है इसका, हेक्सेन 1 6 डाइओइक अम्ल। अब देखो ध्यान दो, इस संरचना में क्या कहा मैंने, तो संरचना संख्या 12 है, इसमें आपके यहां से अगर अपन अंकन कर दे 1 2 3 4 5, तो ये लड़ाई करेगा बीच वाला। तो आपको अंकन में ये कार्बोक्सिलिक समूह नहीं लेने हैं, अंकन में कार्बोक्सिलिक समूह को नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे इसका, जब अपन नाम लिखेंगे तो देखो ध्यान से, इसमें आपको केवल 1 2 और 3 यही होगा, ये मूल श्रृंखला के अंदर नहीं आएंगे। और जब ये मूल श्रृंखला में नहीं आते हैं तो ओइक अम्ल अनुलग्न लगाकर क्या लगाएंगे अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखना क्या नाम हो गया इसका, नाम हो गया आपके अलग, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 3। अब ये क्या हो रहा है देखो, इस प्रोपेन के अंदर ये श्रृंखला में नहीं है ना, इसलिए इसका क्या लिखा बना, ट्राई कार्बोक्सिलिक। कितने ये 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक
अम्ल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने इनके रूट नाम और आईयूपीएसी नाम को भी यहां देखा। नोट करो इसको एक बार। तो रूट नाम हुए और आईयूपीएसी नाम में बस यहां फर्क हो गया कि इसके अंदर श्रृंखला के अंदर आ रहा है तो आपको OH अनुलग्न लगाना है, और यहां पर ये श्रृंखला के अंदर नहीं है इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में इसको लिखा गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रारंभ किया। पहले उसकी परिभाषा को देखा, फिर कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना को देखा और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण देखा, जिसमें रूट व आईयूपीएसी दोनों पद्धतियों को हमने देखा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।